बिजनेस इन्वायरमेंट। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बिजनेसेस बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो सक्सेस कर जाती हैं, जबकि कुछ बिजनेस ऐसी होती है कि कुछ ही दिनों में बस बंद हो जाती है। तो क्या सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट ही बनाने से एक सक्सेस की गारंटी आपको मिल जाती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस की सक्सेस या फिर फेलियर के पीछे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक फैक्टर छुपा होता है, जिसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर बिजनेस को मार्केट के बारे में या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में या कस्टमर की डिमांड और टेक्नोलॉजी के बारे में सही से अगर नॉलेज नहीं होता है, तो कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, एट द एंड उसे लॉस हो ही जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बिजनेस एनवायरनमेंट को बिल्कुल डिटेल वे में समझेंगे पॉइंट, और इसके साथ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेके चलेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा मोर क्लैरिटी हो। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। माय नेम इज शिफा शाहीन और हमारा एम है टू सिंप्लीफाइंग कॉमर्स। और आज के इस पावर पैक सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो कि आपके बीकॉम, एमकॉम और यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में कवर क्या क्या करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से पता हो कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका इंपॉर्टेंस भी हम देखेंगे। 3 सेक्टर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को हम देखेंगे। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को हम देखेंगे। और हम देखने वाले हैं आपका इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में, और हम देखने वाले हैं पेस्ट एनालिसिस के बारे में। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन कि आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट बोलता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग इनसाइड एंड आउटसाइड अ बिजनेस दैट इन्फ्लुएंस इट्स सक्सेस और फेलियर, यानी कि बिजनेस के अंदर और बाहर जितनी भी चीजें बिजनेस को एक अफेक्ट करती हैं, उन सब को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक क्लॉथ का शॉप है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जो है कभी जीएसटी जो है वो बढ़ा देती है, या फिर कस्टमर का जो है फैशन ही चेंज हो जा रहा है, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है आपका, या इकोनॉमी ही आपका वीक हो जा रहा है, तो ये सब आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। इसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक ऑथर का डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या कहा है केथ डेविस ने? द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्ट बिजनेस, यानी कि बिजनेस के आसपास जितनी भी कंडीशंस, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनका एग्रीगेट को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको बीकॉम में जो भी एग्जाम होगा आपका, तो आपको ये डिफिनेशन लिखनी है, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगी। विद ऑथर का डिफिनेशन आप लिखिएगा तो आपको ज्यादा मार्क्स इससे मिलते हैं। फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो कि आपका यूजीसी नेट में हमेशा इसे पीवाईक्यूज जो है वो बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी सेम नहीं रहता है। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कस्टमर का प्रीफरेंस चेंज होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पहले लोग क्या यूज करते थे, कैश का ज्यादा यूज करते थे, लेकिन अब जो है यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट का यूज ज्यादा हो गया है। तो ये क्या हो गया? चेंज हो गया है पहले से अब में। फिर आता है क्या? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बिजनेस पर एक ही फैक्टर्स नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो एक साथ अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, कंपटीशन हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हो गई, कस्टमर की डिमांड हो गई, ये सब जो है वो एक साथ ही एक बिजनेस को अफेक्ट करती है। फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट क्या है? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है कि फ्यूचर हम इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि कब जो है इकोनॉमी रिसेशन आ जाए, ठीक है, या फिर कब क्यों कोई न्यू जो है वो लॉ लागू हो जाए, या फिर कब जो है कोई प्रोडक्ट का डिमांड गिर जाए, ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है अनसर्टेन होता है। फिर आता है आपका क्या? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव का मतलब है कि हर बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर पेट्रोल का जो है वो प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो इससे किसको अफेक्ट पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट कंपनी को ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ क्या इससे सॉफ्टवेयर कंपनी को अफेक्ट पड़ेगा? क्या एक प्राइस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से सॉफ्टवेयर की कंपनी को किसी तरह का इफेक्ट पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं मैम, अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इससे कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। ठीक है, फिर आता है क्या? पॉइंट मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि सिर्फ बिजनेस सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं आपके? पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, सोशल हो गए, लीगल हो गए, टेक्नोलॉजिकल हो गए, इन्वायरमेंटल हो गए। तो इन सब को जो है हम मिला करके बिजनेस को अफेक्ट कर होता है। ठीक है, फिर आता है अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आता है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंटरनेट आया, ठीक है, तो बिजनेस जो है ऑनलाइन अपना सुविधा प्रोवाइड करने लगी, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी था। लेकिन जो बिजनेस इसको अडेप्ट नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेडिशनल ही मेथड यूज करती रही, तो उसके लिए क्या ये थ्रेड बन गया। तो बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटी और थ्रेड दोनों लेकर के आती है। अब आपको देखना है कि आप क्या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फिर चलिए इसका इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग में। देखिए मैनेजर अगर अच्छा से डिसीजन लेगा तो ये तो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। फिर आपका आता है कि आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, यानी कि नए बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिलती है और फ्यूचर रिस्क का पता चलता है कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट से एनालिसिस करने से हमें। फिर आता है इंप्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि बिजनेस बेटर प्लानिंग करती है और प्रॉफिट को इंप्रूव करने का वो हमेशा कोशिश में लगी रहती है। फिर आता है इंकरेज इनोवेशन। देखिए अगर न्यू टेक्नोलॉजीज आती है तो न्यू आइडियाज भी अडॉप्ट होते हैं, ठीक है, तो इससे मोटिवेशन मिलती है, नया नया जो है इनोवेशन करने के लिए इंकरेज मिलता है, ठीक है। तो इसी से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस से हमें इंकरेज होता है क्या, इनोवेशन भी, ठीक है। तो आई होप इसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आगे चलते हैं, हम एक फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डैश बिकॉज इट चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो बताइए क्या हमने पढ़ा था, कंटिन्यूअसली चेंजेस में कौन सा फैक्टर्स आते हैं आपका। यस, डायनेमिक। हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिकॉज मेनी फैक्टर्स इंटरैक्ट एट वंस द गवर्नमेंट इज कंसिडर वेरी द एनवायरनमेंट इज कंसिडर वेरी। तो जो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे फैक्टर एक साथ जो है इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, तो उसमें कौन सा आता है आपका फैक्टर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फैक्टर आता है, हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे मेनी फैक्टर्स है, कॉम्प्लेक्स पढ़ा है हमने। फिर चेंजेस कंटिन्यूअसली में हमने डायनेमिक पढ़ा है। फिर क्या है ट्रू फॉर्म्स में, द बिजनेस एनवायरनमेंट ओनली प्रेजेंट थ्रेट नेवर अपॉर्चुनिटीज। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेट लेकर के आती है, क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं लाती। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज थ्रेट दोनों लेकर के आती है। हमने ये पढ़ लिया अच्छे से। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि बिजनेस को कौन से 3 मेजर सेक्टर्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपका आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या देखते हैं, वो सारी चीजें जो हम नेचर से उठाते हैं अपना जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस फ्रॉम नेचर। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर आ गया, आपका माइनिंग आ गया, आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन आ गया, आपका फिशिंग आ गया। तो ये सब जो है बिल्कुल नेचर से जुड़ा होता है। ये सब हम किसी इंडस्ट्री में जाकर के सबको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हम नेचुरल से जो है ये सब रिसोर्सेज को उठाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या हो गया, नेचर से हमने जो भी रॉ मटेरियल कलेक्ट किया है वो सब जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो भी रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी सेक्टर से उठाया है, अगर वो सेक्टर वो रिसोर्सेज को, वो रॉ मटेरियल्स को ला करके हम उसको शेप देते हैं, एक प्रोडक्ट का शेप मिलाते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तो क्या है यहाँ पे, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स के रूप में उसको बनाते हैं, उसे ही हम सेकेंडरी सेक्टर में लाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, टेक्सटाइल हो गया आपका, ऑटोमोबाइल हो गया आपका, और अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आपका कॉटन है, ठीक है। तो कॉटन का क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। और कॉटन से हम क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं। तो कॉटन आपका जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है और क्लोथ जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। और आपका एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं आपको मिल्क क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि हम नेचर से कलेक्ट करते हैं इसको। और अगर हम इससे चीज बनाए, अगर इसको हम चीज बनाते हैं तो ये आपका आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आपको क्लियर है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या समझते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाना है तो सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में बेसिकली किसी भी फिजिकल गुड्स की यहाँ पे बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बात होती है, यानी कि यहाँ पे सर्व द कस्टमर, यानी कि कस्टमर का यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का बात होता है कि कस्टमर को हम कैसे सुविधा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्रोवाइड सर्विस इंस्टेड ऑफ फिजिकल गुड्स, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या आता है, बैंकिंग हो गया आपका, टेलीकॉम हो गया आपका, हेल्थ केयर हो गया। तो हम बैंक जाते हैं तो क्या हमें सर्विस मिलती है, वहां पे हम अपना पैसा को डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं और हम एफडी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आ गया। और आप एग्जांपल देखना चाहें तो आपका हो जाएगा हॉस्पिटल, वहाँ पे भी हमें सर्विस मिलती है। आप इंश्योरेंस लिख लीजिए, इंश्योरेंस हम करवाते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया। तो ये सब जो है
टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर बोले तो क्या हो गया, सर्विस, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या पढ़ा, नेचर से जो भी चीजें हम रॉ मटेरियल उठाते हैं प्राइमरी सेक्टर में, उस रॉ मटेरियल को हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रीज में ला करके, उसको प्रोडक्ट का शेप देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। और अगर सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बात हो तो वहां पे हम टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेचर से हम जो है रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, रॉ मटेरियल को हम इंडस्ट्रीज में ले जाके फिनिश गुड्स बनाते हैं और फिनिश गुड्स को फाइनली हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, 3 सेक्टर बिजनेस एक्टिविटीज की, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। हम अब आता है आपका मैच द फॉलोइंग। तो हम चलिए देखते हैं कि आपको कितना क्या क्या समझ में आया। तो चलिए खुद से कोशिश करिए पहले इसे मैच करने का। तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किस में आएगा आपका, बिल्कुल ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। फिर आता है आपका फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ये आपका आएगा प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में क्यों आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली नेचर से रिसोर्स लेते हैं हम। फिर आता है आपका टूरिज्म एंड एजुकेशन, ये आता है आपका टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर में क्यों आता है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका बैंकिंग, ये भी आपका आएगा टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि ये भी जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल एक्सट्रैक्शन आपका आएगा प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि ये डायरेक्ट नेचर से जुड़ा होता है। तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जो है मैच किया है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है इकोनॉमिक सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम होती क्या है। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड वे है इन विच आ कंट्री जो है डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है गुड्स और सर्विसेज। तो क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक सिस्टम इज द ऑर्गेनाइज्ड वे इन विच आ कंट्री डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और ये और क्या डिफाइन करती है, डिफाइंस हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, ये डिफाइन करती है कि हम अपना रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे और बिजनेस जो है वो अपना जो ऑपरेशंस है, अपना जो वर्क है वो कैसे ऑपरेट करेगा, और जो है एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का रोल इस इकोनॉमी में कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाना चाहूँ तो मैं आपको सिंपल में ये समझा सकती हूँ कि किसी देश में रिसोर्सेज का यूज कैसे होगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, बिजनेस को कौन कंट्रोल करेगा और प्रॉफिट किस तरह हम अर्न कर सकते हैं, ये सब जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है उसे ही हम कहते हैं क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। उसे ही हम जो है इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो हम जो है इसी क्वेश्चन का आंसर एक 3 जो है इकोनॉमिक सिस्टम में अलग अलग तरीके से हम समझते हैं। तो देखिए हमारे वर्ल्ड में 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। सबसे पहले का आता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा आपका आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस बारे में बात करता है। तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बात करता है प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में, यानी कि यहाँ पे जो बिजनेस, इस कंट्री में जो बिजनेसेस होती है वो जनरली प्राइवेट ही ओन करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल ही ओन करते हैं। मतलब कि यहाँ गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ही ज्यादा कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप कोई शॉप, कंपनी या फिर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आप अपना बिजनेस जो है वो खुद रन कर सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या आते हैं, इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। इसका मोटिव ही होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। दूसरा क्या आता है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यानी कि कंज्यूमर को इसमें किंग माना जाता है। कंज्यूमर क्या प्रेफरेंस मांगते हैं, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाई जाती है। फिर आता है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो बहुत कम होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका आता है यूएसए और यूके। यहाँ पे जो है ज्यादातर प्राइवेट इंडिविजुअल ही यहाँ पे अपना बिजनेस परफॉर्म करते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज है इसका इनोवेशन, यानी कि यहाँ पे हम इनोवेशन ज्यादा हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जो है कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अब देखिए प्राइवेट इंडिविजुअल है तो बहुत सारे जो है इंडिविजुअल्स मिल करके एक बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग बिजनेस बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है यहाँ। इसी वजह से यहाँ पे जो है प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं विथ मिनिमम प्राइस। यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ता है हमारा। जैसे कि देखिए अब कॉम्पिटिटर है तो हर एक जो है इंडिविजुअल अपना काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देने का कोशिश करेगा किसे, कस्टमर को, ताकि उसका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करे। लेकिन इसमें एक कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसका पहला डिसएडवांटेज आता है इनकम की इनइक्वालिटी। यहाँ पे जो है इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो तो अपना बिजनेस बना लेते हैं, अपना जो है
बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, लेकिन जो लो इनकम के लोग रहते हैं वो ये सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर आता है मोनोपोली। तो कभी कभी क्या होता है कि बड़ी कंपनीज जो है वो यहाँ पे मोनोपोली भी बना लेती है। मोनोपोली बोले तो जब एक कंपनी जो है लार्ज मार्केट को कवर कर रही होती है, ठीक है, उसी का हुक्म चल रहा होता है उस मार्केट में। तो ठीक है, तो हम इसे मनी ट्रिक से कैसे याद करते हैं, मनी बैग यानी कि ढेर सारा पैसा, प्लस प्राइवेट जो इंडिविजुअल उसको ओन कर रहा है, प्लस मेन मोटिव भी प्रॉफिट है, उससे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी काम नहीं कर सकती है। यहाँ सारे जो ऑलमोस्ट मेजर बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो चलिए इसका फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें पब्लिक ओनरशिप होता है, यानी कि ज़्यादातर जो है लोगों का प्राइवेट इंडिविजुअल होते नहीं, इसीलिए यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस होता है, सारे लोगों को इक्वल टाइप का जो है इनकम मिलता है यहाँ पे। फिर आता है सेंट्रल प्लानिंग, यानी कि यहाँ पे जितने भी प्लानिंग होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, यानी कि जो मेन वहाँ के लीडर होते हैं वही सारा जो है डिसीजन लेते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल आपका नॉर्थ कोरिया है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा था कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है, तो वहाँ पे जो मेजर डिसीजन है सिर्फ वही एक ही जो पर्सन है वहाँ का वही ले सकता है, जो वहाँ का किंग है। अब इसका बात करते हैं हम, कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। यानी कि यहाँ पे एडवांटेज क्या है, यहाँ पे फोकस किस पे होता है, सोशल वेलफेयर पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है, और यहाँ पे लेस एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे सोसाइटी पे ध्यान दिया जाता है, पब्लिक पे ध्यान दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, लेस इनोवेशन। यहाँ पे हमें जो है लेस इनोवेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लोगों का हाथ ही नहीं है, कुछ वो कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे ना वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, ना अपना कोई इनोवेशन यहाँ पे लाके दिखा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करती है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम इनोवेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इससे हम ट्रिक्स कैसे याद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल एवरीथिंग, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहता है, जहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके उस कंट्री को कंट्रोल करे, तो उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है इसका, बोथ को एग्जिस्ट। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो पब्लिक वेलफेयर भी होता है, प्लस उसमें प्रॉफिट भी होता है, यानी कि हम पब्लिक वेलफेयर पे भी ध्यान देते हैं, प्लस प्रॉफिट कमाने पे भी ध्यान देते हैं। हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। ठीक है, फिर आता है आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलकर के काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। फिर आता है हेल्दी कंपटीशन। यहाँ पे हम हेल्दी कंपटीशन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस कहीं कहीं पे आ जाता है, कहीं कहीं पे लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से अपना वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या क्या हो गया, मेमोरी टिक में हम समझे तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल प्लस प्राइवेट का भी कंट्रोल, दोनों मिला करके हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम का मैं बता रही हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, ठीक है, कि प्राइवेट इंडिविजुअल कौन इसमें ओन करता है। आपका ऑप्शन में दे देगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर कोई भी अदर एक ऑप्शन डाल देगा। तो आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फोकस मतलब टिक करना है। ठीक है, इसी तरह आपका इस टाइप का भी आ जाएगा, और इसके जो है फीचर्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि फीचर्स किसमें क्या होता है। ठीक है, तो आई होप इससे यही सबका टाइप का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे हमेशा क्वेश्चन आपका बनते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब हम देखते हैं कि आपको कितना क्या क्या समझ में आया है। ठीक है, विच इकोनॉमिक सिस्टम प्रायोरिटाइज कंज्यूमर सोवरेनिटी बट रिस्क इनकम इनइक्वालिटी। तो किसमें हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर को किंग माना जाता है। यस, हमने कैपिटल इकोनॉमी में पढ़ा था कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर को इसमें किंग माना जाता है। इंडियन एग्जाम्पल ऑफ विच इकोनॉमिक सिस्टम, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में हमने इंडिया का एग्जाम्पल पढ़ा था। यस, यू आर राइट, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में पढ़ा था। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी व्हाट इज द प्राइमरी मोटिव इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइमरी मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट तो नहीं होता। हमने तो पढ़ लिया कि प्रॉफिट तो कैपिटल इकोनॉमी में उसका जो है मोटिव होता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम बात करते हैं सोशल के वेलफेयर के बारे में, पब्लिक के इसमें बारे में ज्यादा फोकस होती है। इसका प्राइमरी मोटिव ही होता है सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब तक हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग को समझ लिया, इसके सेक्टर को समझ लिया, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में समझ लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या बिजनेस को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स क्या एक जैसे होते हैं।
बिल्कुल नहीं, एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ फैक्टर्स बिजनेस के अंदर जो है वो अफेक्ट करती है, कुछ फैक्टर्स बिजनेस के बाहर, थोड़े से बाहर लेकिन आसपास अफेक्ट करती है, और कुछ फैक्टर्स जो है बिजनेस को बिल्कुल बाहर से अफेक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए इसे एक सर्कल के डायग्राम से समझते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होती है? तो देखिए, इंटरनल का मतलब क्या होता है? इनसाइड द कंपनी, यानी कंपनी के अंदर जो भी चीजें होती है वो सब जो है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती है, जो कि बिजनेस जो है अपना कंट्रोल कर सकता है, ये कंट्रोलेबल होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? इनसाइड द कंपनी मैनेजमेंट कैन कंट्रोल दिस, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, कल्चर, फाइनेंस। तो चलिए इसे हम एक डेफिनेशन से देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि अफेक्ट करते हैं इसके ऑपरेशंस को, इसके डिसीजन मेकिंग को और इसके परफॉर्मेंस को। दीज फैक्टर्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, यानी कि इस फैक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं आपके? विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, फाइनेंस, रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, प्लांट एंड मशीनरी इसमें आ जाता है, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग कैपेबिलिटी। यानी कि देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा? तो मैनेजमेंट उसको ट्रेनिंग दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है उसको ट्रेनिंग। अगर मान लीजिए तो उसको ट्रेनिंग देगी तो वो अपना काम जो है ज़्यादा एफिशिएंसी से करने लगेगा। तो ये तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, और इससे आप बिजनेस का अपना लॉस भी जो है वो होने से बचा सकते हैं। फिर मान लीजिए अगर आपका जो कंपनी में है फाइनेंस का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हमने यहाँ पे पढ़ा ना फाइनेंशियल रिसोर्स, अगर कंपनी को फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, या फिर बजट बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये सब जो है इंटरनल एनवायरनमेंट में रखा गया है, जो कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने अंदर। जो बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जिसको कंट्रोल करके आप अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या कहता है, चलिए इसका भी डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। तो माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर क्लोज टू द बिजनेस एंड डायरेक्टली अफेक्ट्स इट डे टू डे ऑपरेशंस। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर तो आते हैं, यानी कि बिजनेस के अंदरूनी जो फैक्टर्स उसमें नहीं आते, उसके बिजनेस के जो बाहर के फैक्टर्स उसमें आते हैं, लेकिन वो बहुत क्लोज होते हैं बिजनेस के, और इसके जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशंस में, बट आर जनरली नॉट अंडर द फर्म कंट्रोल। लेकिन ये जनरली मतलब जो फर्म है उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो क्या क्या आते हैं आपका माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, क्या क्या आते हैं? तो चलिए मैं आपको इसमें आपको एक मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक डायग्राम के हेल्प से। तो मानिए कि आप अपनी कंपनी को बीच में रखिए, आपकी कंपनी है, ठीक है, और उसके आसपास 6 लोगों को खड़ा करिए, और यही 6 लोग वो है जो कि बिजनेस की डेली लाइफ, आपको जो है डेली जो लाइफ है वो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आपका आता है कस्टमर, द कोर रीजन टू एग्जिस्ट। कस्टमर ही किंग होता है, कस्टमर है तो ही आपका बिजनेस है, ठीक है, कस्टमर नहीं तो आपका बिजनेस खत्म। तो एप्पल, इसमें क्या होता है, एप्पल का एग्जांपल क्यों लिया गया है कि एप्पल डिजाइन बेस्ड ऑन प्रेफरेंस, यानी कि एप्पल जो है अपना डिजाइन कस्टमर के प्रेफरेंस के मुताबिक ही उसको डिजाइन करता है, ठीक है, इसीलिए कस्टमर को बिजनेस का किंग कहा गया है। अगर कस्टमर को सामान पसंद नहीं आएगा तो कस्टमर आपका भड़क जाएगा, कस्टमर भाग जाएगा, तो आपका बिजनेस को अफेक्ट कर जाएगा डायरेक्टली, इसीलिए माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है। दूसरा आता है आपका सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका बेकरी है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? फ्लोर की जरूरत पड़ेगी, शुगर की जरूरत पड़ेगी, बटर की जरूरत पड़ेगी, मिल्क की जरूरत पड़ेगा। तो ये सब कौन देगा आपको? सप्लायर। मान लीजिए सप्लायर आपको टाइम पर जो है ये सब चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, तो इससे आपका जो है बिजनेस में लॉस हो सकता है, ठीक है। फिर आपका आता है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर क्या होता है? वो बिजनेसेस जो आपके जैसा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी का, ठीक है, खोला शॉप, सामने वाला शॉप में कोका कोला का, सामने वाला जो शॉप है वो कोका कोला का बिजनेस खोल लिया। अब क्या होगा? कंपटीशन हो गया। यहाँ पे कंपटीशन आने से बिजनेस को बेटर क्वालिटी मिलती है, बेटर प्राइस मिलती है, बेटर सर्विस देने के लिए मजबूर किया जाता है बिजनेसेस को। अगर आप इस कंपटीटर में कम्पीट नहीं करेंगे तो आप जो है वो बिजनेस से बाहर चले जाएंगे। फिर आता है आपका इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या होता है? हेल्प सेल प्रोडक्ट्स, यानी कि मान लीजिए आप प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको मार्केट में पहुंचाने के लिए कोई तो लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। जो लोगों की आपको जरूरत पड़ती है मार्केट में आपका प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए, उसे हम इंटरमीडियरीज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम अमेजॉन ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका रिटेलर हो गया, आपका होलसेलर हो गया, ये सब जो है इंटरमीडियरीज में आते हैं। ये कंपनी और कस्टमर के बीच जो है वो ब्रिज का काम करते हैं। तो आपको अपना इंटरमीडियरीज से अपना जो है ताल्लुक यानी कि रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा, तो ही आपका जो है वो सामान बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
फिर आपका आता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होती है? मान लीजिए कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसका पैसे भी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये पैसा जो है वो शेयर होल्डर्स के रूप में वो ले सकता है अगर उसे कैपिटल की कमी है तो। इसीलिए शेयर होल्डर्स को कंपनी के ओनर्स भी बोले जाते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है, तो इसमें शेयर होल्डर्स भी आते हैं। फिर आता है पब्लिक। पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ आम लोग नहीं आते हैं, पब्लिक में आपका मीडिया भी आता है, आपका एनजीओ भी आता है, लोकल कम्युनिटीज भी आता है, कंज्यूमर ग्रुप्स भी आता है, तो ये सब जो है पब्लिक का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मीडिया किसी कंपनी के अगेंस्ट नेगेटिव न्यूज डाल देती है मान लीजिए, तो कंपनी के रेपुटेशन और सेल्स दोनों गिर सकते हैं, ठीक है, तो इन सब से भी आपको अच्छा से अपना रिलेशन बना के रखना है। तो यही सब आपका फैक्टर्स आता है माइक्रो एनवायरनमेंट में जो आपका डायरेक्टली अफेक्ट करता है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, ठीक है। आई होप इंटरनल एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। The macro environment refers to the broad external factors that indirectly affect all the business and industries। यानी कि मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल एकदम बाहरी के पार्ट्स होते हैं, बाहरी के जो फैक्टर्स होते हैं जो आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्टली तो आपको अफेक्ट नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। बाकी जो हमने माइक्रो और इंटरनल पढ़ा वो डायरेक्टली आपको अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो है इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। और ये सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं करता है बल्कि इकोनॉमी में जितने भी बिजनेस है वो सबको इफेक्ट करता है और इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करता है। बिजनेसेस कैन नॉट कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दीज फैक्टर बट मस्ट अडेप्ट फॉर टू देम, यानी कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके मुताबिक अपने बिजनेस को चला सकते हैं अपने बिजनेस को लॉस से रोकने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या आता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट में। अब हम देखते हैं इसमें माइक्रो एनवायरनमेंट में जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल आता है आपका पिस्टन एनालिसिस। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, पिस्टन एनालिसिस की बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में, यानी कि माइक्रो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात हो रही है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आज कोई कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी है जो कि इंडिया में बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है, तो क्या सिर्फ कस्टमर और कॉम्पिटिटर्स को देख लेना ही इनफ होगा उस बिजनेस के लिए? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी को ये भी देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है उस बिजनेस की, आपका इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग है या वीक है, लोगों की जो लाइफस्टाइल्स है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, किस तरह लोग अपने जो है लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा फास्ट चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या है, या फिर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि लीगल लॉज क्या कहता है आपके बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है, सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन बिजनेस को डायरेक्टली ये या फिर इनडायरेक्टली ये सारी फैक्टर्स जो है अफेक्ट करती है। और इन्हीं सब फैक्टर्स को सिस्टमेटिकली एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, पिस्टन एनालिसिस। जी हाँ, तो इसी का एनालिसिस का बात करता है हमारा पिस्टन एनालिसिस। तो चलिए हम एक लीगल डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है इसका लीगल डेफिनेशन। पिस्टन एनालिसिस इज अ स्ट्रैटेजिक टूल, यानी कि पिस्टन एनालिसिस एक टूल है, यूज करता है आइडेंटिफाई और एनालाइज करने के लिए हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट जो कि एक्सटर्नल होता है, ठीक है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ बिजनेस, यानी कि ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, यानी कि इफेक्ट भी करते हैं। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, यानी कि ये हेल्प भी करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है बिजनेस के लिए है इन्वायरमेंट में और कौन कौन से थ्रेट्स है उसके लिए, बिफोर मेकिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन, यानी कि कोई भी बिजनेस जो है अगर अपना बिजनेस डिसीजन ले रही है तो उसको सबसे पहले पिस्टन एनालिसिस करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है, क्या थ्रेट बन रही है। इससे क्या होता है, बिजनेस का जो फ्यूचर का जो लॉस है ना उससे जो है प्रिवेंट मिलता है, यानी कि फ्यूचर लॉस को प्रिवेंट कर सकता है और उसको फ्यूचर में प्रॉफिट होने के हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, इसका डिफिनेशंस क्या है वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि पिस्टल का जो लेटर्स है 6 लेटर है बनकर जो एक वर्ड बना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, P स्टैंड फॉर होता है पॉलिटिक, E फॉर होता है आपका इकोनॉमिक, S फॉर होता है सोशल, T फॉर होता है टेक्नोलॉजिकल, L फॉर होता है लीगल और E फॉर होता है इन्वायरमेंटल। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे हम वन बाय वन बहुत अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। तो इंपॉर्टेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, हाईली रिलेवेंट फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी कि हमने तो पढ़ रखा है कि पिस्टन एनालिसिस क्यों होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये जो है हाईली रिलेवेंट है और हमें जो है आइडेंटिफाई करने में मदद करती है क्या, अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज थ्रेट्स, ठीक है।
तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं इसका जो फुल फॉर्म है उसका डिटेल डिफिनेशन है। पी फॉर क्या होता है आपका? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या आता है आपका? पॉलिटिकल सुन करके ये मत समझिएगा कि इसमें इलेक्शंस या फिर कोई पॉलिटिक्स का बात हो रहा है, ऐसा नहीं है। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल सिर्फ जो है फैक्टर्स का मतलब होता है गवर्नमेंट का डिसीजन या फिर पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्टेड बिजनेस, ये सब जो है वो पॉलिटिकल में आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी बिजनेस गवर्नमेंट के जो डिसीजंस और पॉलिसीज की वजह से जो भी बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वो सब पॉलिटिकल फैक्टर्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें टैक्स पॉलिसी आ गया आपका, ट्रेड का रूल आ गया, स्टेबिलिटी आ गया आपका, और अगर आप इसमें एग्जांपल लेना चाहे तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो आ गया आपका, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगी, उसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके चलना है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या आता है आपका? कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन। यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस की बात होती है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल आपका आ गया इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया। तो इसमें एग्जांपल क्या है? हाई इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, यानी कि देखिए मान लीजिए कोई सामान है जो आप पहले 100 रुपये में खरीदते थे, आज के डेट पे वो 120 की हो गई, तो क्या हो गई? महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने से क्या होता है कि आप जो है लग्जरी सामान जो है वो कम खरीदेंगे और अपना जो नेसेसिटी की जो सामान है वो ज़्यादा खरीदेंगे, उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो परचेजिंग पावर है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर आपका सोशल की। सोशल क्या बोलता है हमें? सोसाइटी एंड प्रीफरेंस एंड डेमोग्राफिक्स की इसमें बात करते हैं, यानी कि सोशल फैक्टर्स का रिलेशन जो है सोसाइटी और कंज्यूमर्स की लाइफस्टाइल से होता है। तो देखते हैं इसमें क्या आता है आपका? लाइफस्टाइल आ गया, आपका एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, हेल्थ अवेयरनेस हो गया इसमें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस बूस्ट ऑर्गेनिक फूड डिमांड। तो पहले क्या था ना, लोग जो थे वो ज़्यादा प्रेफर करते थे, जो उनको खाने में जो टेस्टी लग गया बस वही चीज़ें वो ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन आज के डेट में ये चीज़ें बदल गई है, लोग जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, कोई भी सामान लेने से पहले उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं और वही सामान प्रेफर करते हैं जो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो इसमें आपका और क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं? तो चलिए मैं इसको आपको और एग्जाम्पल दे दूँ। इसमें आपका कल्चर आ जाएगा, ठीक है, आपका एजुकेशन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन आ जाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल्स है ना इसको आपको याद करके चलना है, आपको इसी से क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में। एक तो आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपका जो है फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या कहता है हमें? टेक्नोलॉजी चेंजेस की बात होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी आज हर इंडस्ट्रीज़ को चेंज कर रही है। तो इसी का बात हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आता है। इसका एग्जांपल क्या है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन हो गया, क्लाउड हो गया आपका, फिर इंटरनेट हो गया, ये सब जो है आपका टेक्नोलॉजी में आता है। तो एग्जांपल क्या है? यूपीआई एंड ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफॉर्म द फाइनेंस इंडस्ट्री, यानी कि यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के आने से हमारे जो फाइनेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया है। पहले जो बैंक थे उसमें हम जाते थे तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगती थी अपना पैसा निकालने के लिए, जो कि आज बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। हम घर बैठे पैसा निकाल भी सकते हैं और पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फिर हमारा आता है एल फॉर लीगल। लीगल में हम क्या पढ़ते हैं? लीगल में हम देखते हैं गवर्नमेंट के लॉज और रेगुलेशंस को, यानी कि लॉज गवर्निंग बिजनेस को। इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं आपका? लेबर लॉ आ गया, कंपनीज एक्ट लॉ आ गया, कॉम्पिटिशन लॉ आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आ गया, जीएसटी का रूल्स रेगुलेशंस आ गया, ये सब जो है इसमें आता है। फॉर एग्जांपल क्या है? बिजनेसेस मस्ट कंप्लाई विद जीएसटी टू अवॉइड पेनल्टीज, यानी कि जीएसटी के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, आईटीआर फाइलिंग हुआ, जीएसटी भरने का फाइलिंग हुआ, वो सब जो है गवर्नमेंट बिजनेस को जो है फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उसको पेनल्टी हाई चार्ज होगी, ठीक है। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में हम बात करते हैं नेचुरल एंड इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि वो सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट से जुड़ी है, यानी कि नेचर से जुड़ी है। तो इसमें क्या हम बात करते हैं? क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, सस्टेनेबिलिटी हो गया, कार्बन एमिशन हो गया, और क्या क्या इसमें आता है आपका? रिसाइकलिंग हो गया, रिसाइकलिंग आपका हो गया, फिर पॉल्यूशन हो गया। तो ये सब जो है आपका इन्वायरमेंटल में आता है। तो एग्जांपल क्या है इसमें? स्विच टू इको फ्रेंडली पैकेजिंग टू रिड्यूस प्लास्टिक, यानी कि आजकल के बिजनेस आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर जो है इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है, जबकि प्लास्टिक जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसी का जो है प्लास्टिक का रिड्यूस कर रहा है और इको फ्रेंडली जो है वो पैकेजिंग यूज़ कर रहा है इन्वायरमेंटल जो है फैक्टर्स के अंदर हमारा जो आज का बिजनेस है, ठीक है। तो आई होप इसका बहुत अच्छे से आपका सारा डिफिनेशंस विद एग्जांपल क्लियर है। इसका और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी क्योंकि एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल में क्या क्या आपका फैक्टर्स एग्जांपल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, करप्शन है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी है, लेबर लॉ है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है,
ई फॉर क्या हम पढ़ते हैं, ई फॉर इकोनॉमिक पढ़ते हैं। इकोनॉमिक में क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया, एक्सचेंज रेट हो गया, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, डिस्पोजेबल इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। एस फॉर हम पढ़ते हैं सोशल। सोशल में क्या हम देखते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, करियर एटीट्यूड्स, सेफ्टी एम्फेसिस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, लाइफस्टाइल एटीट्यूड्स एंड कल्चरल वेरिएबल्स। टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में हम क्या देखते हैं, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव, लेवल ऑफ इनोवेशन, ऑटोमेशन, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस। और फिर हम ई से पढ़ते हैं क्या, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में क्या क्या आता है आपका, वेदर, क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, क्लाइमेट चेंज, प्रेशर फ्रॉम NGOs। एल फॉर हम पढ़ते हैं लीगल। लीगल में क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ और हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। तो आई होप ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। अब तक हमने जो है पेस्ट एनालिसिस का पूरा ओवरव्यू देख लिया है, इस पर क्या क्या आता है, इसका फैक्टर्स को। आई होप इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से इसको समझ के चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का ये अच्छा खासा लंबा सेशन जो है एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है इस पूरे सेशन को। चलिए एक क्विक क्विज देख कर लेते हैं, ताकि आपको मोर क्लैरिटी हो कि आपने कहाँ तक और क्या समझा। पहले, अ बेकरी बाइंग फ्लोर फ्रॉम अ लोकल मिल, ठीक है, लोकल मिल का यहाँ बात हो रहा है, इज इंटरेक्टिंग विद इट्स डैश एनवायरनमेंट। बेकरी जो है वो सामान यानी फ्लोर खरीद रही है लोकल मिल से, किस में आएगा, माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा, ये माइक्रो में आएगा। माइक्रो में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोकल मिल्स का बात हो रहा है और यहाँ पे सप्लायर का बात हो रहा है, ठीक है। ये सप्लायर आ गया, यहाँ से हम सामान ले रहे हैं तो ये तो सप्लायर आ गया, ठीक है। तो ये जो बिजनेस के आसपास के प्रोडक्ट, आसपास के फैक्टर्स है, ठीक है, यानी कि किसी एक बिजनेस को अफेक्ट करे, ये सारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, इसीलिए इसमें माइक्रो होगा। फिर आपका क्वेश्चन 2 क्या है, इफ द कंपनी पासेस अ न्यू लेबर लॉ विच लेटर ऑफ द पेस्टल फ्रेमवर्क डज दिस फॉल अंडर, यानी कि हम लॉ का जहां बात करते हैं तो पेस्टल का कौन सा लेटर इसमें आता है, यस इसमें लीगल का आता है, एल फॉर लीगल। एल फॉर लीगल इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लेबर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा क्या आता है आपका, ट्रू और फॉल्स बताना है। ए बिजनेस कैन डायरेक्टली कंट्रोल इट्स माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, क्या माइक्रो इन्वायरमेंट को एक बिजनेस डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है, जी नहीं कर सकती है। हमने देखा है कि माइक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और ये कंपनी के हाथ में नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप इसका क्विज भी आपको क्लियर है, हर एक पॉइंट भी आपको क्लियर है। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बहुत डिटेल में बताया है, विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है, और ये भी बताया है कि कहाँ कहाँ से आपके PYQs बनते हैं, ठीक है। तो ग्रेट जॉब, आपने जो है इसको पूरा अच्छे से कर लिया है। अगर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपको क्विक जो है वो रिविजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में इस नोट्स को बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। सेशन पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अच्छा कमेंट करिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो तो। और अगर आपने आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। और अगर आपको किसी तरह का किसी भी कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपना जो इंस्टाग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप मुझे उसमें कमेंट मतलब मैसेज करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।